वेद सायण और माधव नाम से प्रसिद्ध व्याख्याकार निम्न में से किसके दरबार में उपस्थित थे? हरिहर और बुक्का, कृष्णदेव राय, राम राय, अलाउद्दीन वहमन शाह। आचार्य सायन विजयनगर साम्राज्य के जाने माने संस्कृत मीमांसा के ज्ञाता थे। अपने भाई माधव के साथ मिलकर उन्होंने बहुत सी पुस्तकों की रचना की। आचार्य सायन और मध्वाचार्य दोनों ही हरिहर और बुक्का द्वारा संरक्षित थे। कहा जाता है कि आचार्य सायन ने 100 के करीब पुस्तकें लिखी। इन पुस्तकों में उन्होंने वेद के सभी भागों पर टिप्पणी की थी। उनकी सबसे प्रमुख रचना वेदार्थ प्रकाश को उन्होंने राजा बुक्का के अनुरोध पर लिखा था। क्या आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य किन राज्य में फैला था? कमेंट बॉक्स में बताएं। नर्सरी के बोने वाले पौधे अक्सर प्रत्यारोपित करने के बाद अच्छे से नहीं बढ़ते हैं। ऐसा होता है ऑप्शन 1 नई मिट्टी में पर्याप्त मिनरल ना होने से, ऑप्शन 2 प्रत्यारोपण के दौरान जड़ों के रेशे नष्ट हो जाने से, ऑप्शन 3 जड़ नई मिट्टी में गहराई तक नहीं जा पाती है, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी वजहों से। बहुत सी फसलों, खासकर फलों की खेती और सजावटी फूलों और पौधों की खेती में यह बहुत ज़रूरी है कि पौधों को शुरू से ही ध्यान देकर उगाया जाए और बढ़ाया जाए। इस काम के लिए पौधों को शुरुआती दिनों से उन्हें नर्सरी में लगाया जाता है, लेकिन बाद में जब इन पौधों को प्रत्यारोपित करने की बात आती है तो ये अक्सर देखा जाता है कि प्रत्यारोपण के बाद पौधों का विकास कुछ रुक सा जाता है। ऐसा मुख्यतः पौधों की जड़ों के बारीक रेशों के नष्ट होने से होता है। क्या आपको पता है कि पौधों में कौन कौन सी मुख्य प्रकार की जड़ें होती हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। मुगलों का पतन निम्न में से किसके काल में प्रारंभ हुआ? जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के, बहादुर शाह प्रथम के। ओटोमन साम्राज्य से मिले नए डिजाइन की बंदूकों और तोपों के दम पर पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने विजय पाकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। आगे आने वाले राजाओं ने इस साम्राज्य को बहुत बढ़ाया और औरंगजेब के काल में इस साम्राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा हो गया। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम के गद्दी पर बैठने के बाद से ही इस साम्राज्य का पतन चालू हो गया और 1858 में ये साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो गया। क्या आपको पता है कि बाबर ने पानीपत के युद्ध में किस राजा को हराया था? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन सी फसल में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है? कपास, गन्ना, चावल, गेहूं। पेड़ की पत्तियों पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी का थोड़ा हिस्सा ही प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदलकर स्टोर किया जाता है। ऐसे पौधे या फसलें जिनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ज़्यादा होती है उन्हें C4 पौधे बोलते हैं। ऐसे फलों में कुछ उदाहरण मक्का, बाजरा और गन्ना हैं। जिन फसलों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कम होती है उन्हें C3 फसलें बोला जाता है। चावल, गेहूं, कपास, सोयाबीन आदि इसके उदाहरण हैं। क्या आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों के किस भाग में होती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? 146, 147, 148 या 149? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी आय व्यय के स्रोतों पर नजर रखने और उनकी ऑडिट करने का होता है। सरकार के अलावा ये सरकार द्वारा फंड की जाने वाली प्राइवेट संस्थाओं की भी ऑडिट करते हैं। कैग से संबंधित सभी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच दिए गए हैं। कैग की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 148 में है। क्या आपको पता है कि भारत के वर्तमान कैग कौन हैं और उनकी सैलरी कितनी है? कमेंट बॉक्स में बताएं। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब है बिना मिट्टी की खेती, पानी में आवास को पहचानना, पानी में रहने वाले जानवर, फूल आने की जापानी पद्धति। बागवानी की अनेक विधियों में से एक हाइड्रोपोनिक्स में मिट्टी का उपयोग करने के बजाय पानी का उपयोग किया जाता है।
पौधों को जो भी पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो पानी में मिला दिए जाते हैं और पौधों की जड़ें इन पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती हैं। इस विधि से बागवानी में पानी की खपत कम हो जाती है। कहीं कहीं पर इस खेती के साथ मछली पालन भी किया जाता है। मछलियों का वेस्ट पौधों को पोषक तत्व देता है और इससे खर्च भी कम होता है। क्या आपको पता है कि वर्टिकल फार्मिंग क्या होती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। फतवा-ए-आलमगीर निम्न में से क्या था? विधि, पद, खगोल विद्या, राजस्व खाता। फतवा आलमगीरी, अल फतवा आलमगीरिया या फटा अल हिंदिया जैसे नामों से जाने जाने वाला फतवा-ए-आलमगीर भारत में कुरान और हदीस पर आधारित इस्लामिक कानूनों का सबसे बड़ा संग्रह है। इसको बनाने का काम मुगल शासक औरंगजेब आलमगीर ने 500 इस्लामिक विशेषज्ञों के साथ किया था। ये अरबी और फारसी भाषा में लिखा गया था। इसमें निजी, परिवार, गुलामों, युद्ध, संपत्ति, अंतरधार्मिक संबंधों, व्यापार और टैक्स आदि से संबंधित कानूनों का जिक्र है। क्या आपको पता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश का शासक कौन था? कमेंट बॉक्स में बताएं। दारा शिकोह निम्न में से किस चीज का अनुयायी था? ऑप्शन 1 विश्व देवतावादी सिद्धांत को मानने वाला, ऑप्शन 2 अद्वैतवादी सिद्धांत मानने वाला, ऑप्शन 3 किसी भगवान में विश्वास न करने वाला, ऑप्शन 4 आस्तिक। दारा शिकोह शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था और शाहजहां के बाद गद्दी का सबसे प्रबल दावेदार भी था, किंतु उत्तराधिकारी के लिए हुए युद्ध में औरंगजेब ने उसे हराकर मरवा दिया। दारा शिकोह विचारों में काफ़ी लिबरल था और रूढ़िवादी इस्लाम के खिलाफ था। वो किसी भी भगवान को नहीं मानता था। उसने सूफी संतों पर किताबें लिखीं, योग वशिष्ठ तथा भगवद गीता को फारसी में अनुवादित किया और अपनी किताब मजमा उल बहरैन में सूफी और वेदांत विचारों के बीच हार्मनी की बातें की। क्या आपको पता है कि औरंगजेब ने दारा को किस युद्ध में हराया? कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लवक होते हैं। ऑप्शन 1 एक तरह की मछली, ऑप्शन 2 पानी में डूबा प्लेटफॉर्म, ऑप्शन 3 पानी में तैरते जीव, ऑप्शन 4 पानी में रहने वाले जीव। प्लैंकटन या प्लवक मुख्यतः पानी में तैरने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं, लेकिन कुछ प्लवक जिनको एरियोप्लैंकटन बोला जाता है हवा में भी तैरते रहते हैं। ये सारे प्लैंकटन एक जगह से दूसरी जगह खुद नहीं जा सकते, बल्कि ये पानी की धाराओं और हवा की मदद से ही विचरण करते हैं। पानी में पाए जाने वाले प्लवक बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ आदि परिवारों से आते हैं। ये जलीय पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये छोटी मछलियों के लिए आहार का काम करते हैं। क्या आपको पता है कि कोरल रीफ किन इलाकों में मिलती है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? रऊफ, झोरा, विधि, सुईसिनी। रऊफ नृत्य जम्मू और कश्मीर में और झोरा नृत्य उत्तराखंड के कुमाऊं में बसंत के मौसम में फसलों के पकने पर किया जाता है। विधि नृत्य आंध्र प्रदेश में किया जाने वाला नृत्य है। विधि नृत्य का सबसे कॉमन थीम रोमांस होता है। सुईसिनी राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों में से एक है। राजस्थान के कुछ और लोक नृत्यों में घूमर, चाकरी, गणगौर, झूलन, लीला, झूमा, घापाल और कालबेलिया प्रमुख हैं। क्या आपको पता है कि लावनी और कीर्तन किन किन राज्यों के लोक नृत्य हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। हल्दी पेड़ के किस भाग से मिलती है? फल, तना, जड़ या फूल? हल्दी अदरक के परिवार से आने वाला सदाबहार पेड़ है। इसकी पैदावार के लिए 20 से 30 डिग्री का तापमान और अच्छी मात्रा में बारिश चाहिए होती है। पेड़ के जिस हिस्से से हमें हल्दी मिलती है उसे प्रकंद या राइजोम बोला जाता है। अगर देखा जाए तो प्रकंद एक तरह का तना होता है जो ज़मीन के भीतर रहता है। इस तने को खोदकर निकालकर उबाला जाता है और फिर सुखाने के बाद पाउडर में पीस लिया जाता है। क्या आपको पता है कि आलू और शकरकंद पौधों के किन भाग से मिलते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किसने कहा है कि चित्रकार के पास भगवान को पहचानने का साधन है? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां?
मुगल काल में चित्रकारी की नींव हुमायूं के समय में रखी गई थी। बाद में राजाओं ने इसे और भी बढ़ाने का काम किया और जहांगीर के समय में तो इसका भव्य रूप सामने आया। चित्रकला की प्रशंसा में अकबर ने एक बार कहा था कि चित्रकार के पास भगवान को पहचानने का साधन है। अकबर के काल में चित्रकारी में हमें ईरानी शैली का प्रभाव साफ तौर पर नजर आता है। क्या आपको पता है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी पर रोक लगवा दी थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। खाद्य फसलों की नई प्रजातियां पारंपरिक प्रजातियों से अलग होती हैं क्योंकि उन्हें चाहिए होता है। ऑप्शन 1 कम पानी, ऑप्शन 2 कम खाद, ऑप्शन 3 ज़्यादा खाद और पानी, ऑप्शन 4 कम पानी ज़्यादा खाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया को ये बात समझ में आ गई कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन पैदा करना पुराने तरीकों से संभव नहीं है। इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट करके फसलों की नई प्रजातियों को विकसित किया। ये नई किस्में पुरानी किस्मों के मुकाबले ज़्यादा खाद और पानी लेती थीं, इसलिए इनकी उत्पादकता भी काफ़ी ज़्यादा होती थी। क्या आपको पता है कि विश्व और भारत में हरित क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। शेरशाह का प्रभाव अकबर पर निम्न में से किस क्षेत्र में अधिकतम पड़ा? प्रशासन, धार्मिक सहिष्णुता, सार्वजनिक कार्य या सैन्य कल्याण? शेरशाह सूरी ने उत्तर भारत पर केवल कुछ वर्षों तक ही राज किया, लेकिन उसकी नीतियों, खासकर प्रशासन से संबंधित नीतियों ने अकबर पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डाला। अकबर ने सूरी की नीतियों पर चलकर ही विशाल साम्राज्य बनाने में सफलता पाई। सूरी की प्रमुख नीतियों में साम्राज्य का सरकार और परगना में विभाजन, वित्त और सेना संबंधी विभागों का गठन, रुपये का चलन और सड़क का निर्माण आदि शामिल थे। क्या आपको पता है कि शेरशाह सूरी ने किस प्रसिद्ध सड़क का निर्माण करवाया था? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। भारत में प्राकृतिक रबर को 16 से ज़्यादा राज्यों में करीब 6 लाख हेक्टेयर में उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन केरल में होता है। केरल अकेले ही भारत का 90% रबर उगाता है। इसके बाद त्रिपुरा, कर्नाटक और तमिलनाडु और असम आते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा रबर थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम द्वारा उगाया जाता है। क्या आपको पता है कि भारत रबर उत्पादन के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर है? कमेंट बॉक्स में बताएं। एपीफाइट पौधे दूसरे पेड़ों पर निम्न में से किस चीज़ के लिए निर्भर रहते हैं? खाने के लिए, सहारे के लिए, छाया के लिए या पानी के लिए? एपीफाइट पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो किसी बड़े पेड़ की सतह पर उगते हैं। ये अपने पानी और पोषक तत्व की ज़रूरत हवा, बारिश या बड़े पेड़ पर जमे हुए धूल और दूसरी चीज़ों से करते हैं। इस तरह से ये बड़े पेड़ पर केवल एक सहारे के लिए ही निर्भर होते हैं। ये पौधे इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट साइकिल में विविधता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। क्या आप कुछ एपीफाइट पौधों के उदाहरण दे सकते हैं? अकबर की निम्न विजयों को काल क्रमबद्ध करें। चित्तौड़, मालवा, कलिंजर, रणथंभौर। बैरम खान के प्रभुत्व के समय ही ग्वालियर, जौनपुर, बनारस, अजमेर और मालवा जैसे राज्य मुगल साम्राज्य में जोड़ दिए गए थे। बाद में जब अकबर ने पूरी तरह सत्ता हासिल कर ली तो 1564 में गोंडवाना पर रानी दुर्गावती से लड़कर कब्जा किया। 1567 में उसने चित्तौड़गढ़, 1568 में रणथंभौर और 1569 में कलिंजर पर कब्जा किया। 1572 में उसने गुजरात अभियान चलाया और 1574 में बंगाल पर कब्जा किया। इसके बाद भी उसने बहुत से अभियान चलाए। क्या आपको पता है कि अकबर की माँ का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में बताएं। घटपर्णी पौधों का घड़ा पौधे के निम्न में से किस भाग से बनता है? तना, पत्ती, स्टिप्यूल, डंठल। घटपर्णी पौधे एक तरह के मांसाहारी पौधे होते हैं। ये पौधे ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है।
नाइट्रोजन की इस कमी को पूरा करने के लिए हजारों लाखों साल के इवोल्यूशन की वजह से इन पौधों की पत्तियां एक खास तरह के घड़ों के रूप में बदल गई हैं। जब भी कोई कीट इन घड़ों पर आकर बैठता है तो उसके प्रेशर की वजह से घड़ा बंद हो जाता है और इस बंद हुए कीट को पौधा एंजाइम की मदद से पचाकर अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। क्या आपको पता है कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम मिलता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। मुगल शासन में मुहतसिब निम्न में से कौन था? ऑप्शन 1 सार्वजनिक नैतिकता जांचने वाला, ऑप्शन 2 आयात सामग्री पर कर, ऑप्शन 3 कर आयुक्त, ऑप्शन 4 ग्रामीण न्यायिक अधिकारी। मध्यकाल में मुस्लिम देशों में मुहतसिब एक अधिकारी हुआ करता था जो ये सुनिश्चित करता था कि इन देशों में बाजार और व्यापार दोनों ही शरिया के कानून के हिसाब से चलें। यह अधिकारी नाप तोल, पैसों, चीज़ों के दामों, सार्वजनिक नैतिकता और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता का ध्यान रखते थे। कई देशों में तो ये स्कूल, शिक्षकों और छात्रों पर नज़र भी रखते थे। क्या आपको पता है कि मुगल काल में दीवाने वजारत क्या होता था? कमेंट बॉक्स में बताएं। मिल्पा, रोका और लदांग निम्न में से किस चीज़ के प्रकार हैं? ऑप्शन 1 स्थानांतरण कृषि, ऑप्शन 2 खानाबदोश पशुपालन, ऑप्शन 3 अफ्रीकी देशों में कृषि, ऑप्शन 4 उत्तर भारत की मिश्रित कृषि। सब सहारा अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिका के देशों के कुछ इलाकों में खेतों पर कुछ सालों के लिए खेती की जाती है और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस तरह की खेती को स्थानांतरण कृषि बोलते हैं। इससे जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। स्थानांतरण कृषि को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जानते हैं। इंडोनेशिया में इसे लदांग, मध्य अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा और ब्राज़ील में रोका बोला जाता है। क्या आपको पता है कि भारत के अलग अलग राज्यों में इसे किस नामों से जानते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। विजयनगर साम्राज्य में भूमि अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 सभी भूमि सरकार की थी, ऑप्शन 2 किसानों को भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार दिया जाता था, ऑप्शन 3 अधिकांश भूमि मंदिरों द्वारा नियंत्रित होती थी, ऑप्शन 4 इनमें से कोई भी नहीं। विजयनगर साम्राज्य में भूमि के 3 प्रकार थे। पहली थी भंडारवादी भूमि जो पूरी तरह से राजकीय भूमि थी। दूसरी भूमि को अमरम भूमि कहा जाता था और ये राज्य के कुल भूमि का लगभग 75% थी। इस भूमि को राजा के द्वारा सैनिक सेवाओं के चलते अमर नायकों और पलायीगारों को दिया जाता था। तीसरी भूमि थी मान्या भूमि जो ब्राह्मणों, मंदिरों और मठों को दान में दी जाती थी। इन 3 तरह की भूमि की वजह से इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। क्या आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य में राज्यों और जिलों को क्या बोला जाता था? कमेंट बॉक्स में बताएं। केसर बनाने में पेड़ के निम्न में से किस भाग का प्रयोग किया जाता है? पत्ती, पंखुड़ी, पुष्प बाह्यदल, स्टिग्मा। अपनी खुशबू और रंग के लिए जाने जाने वाला केसर दुनिया का सबसे महंगा मसाला है। विश्व में साल भर में इसकी पैदावार केवल 300 टन के करीब है। भारत में इसकी खेती कश्मीर के करेवा क्षेत्र में की जाती है और भारत केसर के उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है। केसर एक सदाबहार पौधा है जिसमें पतझड़ के मौसम में फूल आते हैं। केसर को इकट्ठा करने के लिए फूल के स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र वाले हिस्से को तोड़कर सुखाया जाता है। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा केसर किस देश में पैदा किया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा निम्न में से किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया? गुजरात, अहमदनगर, मालवा, अटक। बुलंद दरवाज़ा आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है और इसको मुगल स्थापत्य कला का नायाब नमूना माना जाता है। जब जामा मस्जिद बनी तो बुलंद दरवाज़ा उसका हिस्सा नहीं था, लेकिन अकबर द्वारा गुजरात पर विजय के बाद इसको 1575 में बनवाया गया। इस पर अकबर के धार्मिक विचारों में खुलेपन को देखने के साथ ही साथ गुजरात और उत्तर प्रदेश में मिली विजयों का उल्लेख भी किया गया है। क्या आपको पता है कि बुलंद दरवाजे का शाब्दिक अर्थ क्या है?
कमेंट बॉक्स में बताएं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त, 16 मई, 8 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। 2004 में ईरान के नोबेल पुरस्कार विजेता शिरीन एबादी ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को बाद में भारत की सरकार और देशमन टूटू से काफ़ी समर्थन मिला। आगे चलकर सन 2007 में संयुक्त राष्ट्र सभा की महासभा में वोटिंग के माध्यम से गांधी जी के जन्म दिवस यानी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की बात पर सहमति बन गई। क्या आपको पता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौट के आए? कमेंट बॉक्स में बताएं। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस देश में स्थित है? कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, ब्राजील। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान 1872 में स्थापित होने वाला दुनिया और अमेरिका का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। 9000 वर्ग किलोमीटर में फैला ये राष्ट्रीय उद्यान अपने कई तरह की पारिस्थितिकी तंत्रों और भूगर्भीय क्रियाओं के लिए जाना जाता है। इसको 1978 में यूनेस्को की तरफ से विश्व धरोहर घोषित किया गया। यहाँ पर स्थित येलोस्टोन झील उत्तरी अमेरिका की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित झीलों में से एक है। यहाँ पर येलोस्टोन काल्डेरा भी है जो उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े ज्वालामुखी में बना है। क्या आपको पता है कि काल्डेरा झील क्या होती है और कैसे बनती है? कमेंट बॉक्स में बताएं।